महात्मा गांधी बच्चे बच्चे की जबान पे नाम है, बापू देश के युवाओं की जबान पे नाम है। क्यों इतना ज्यादा फेमस है महात्मा गांधी बापू? मैं आपको एक दो वाकया बताता हूँ। वाकया नंबर 1, गांधी जी ने पूरी जिंदगी अहिंसा की बात की, लेकिन उनका लीडरशिप और कम्युनिकेशन स्किल देखिए, लीडरशिप स्पेशली देखिए। अपने से 2 फीट लंबी लाठी रखते थे, उनकी लाठी 8 फीट की होती थी। 8 फीट की लाठी लेके चलने वाला आदमी अहिंसा की बात करता है, और सारी दुनिया मानती थी, आज भी मानती है और हजारों साल तक मानेगी। ये है गांधी जी की लीडरशिप। दूसरी बात मैं गांधी जी की बताता हूँ। गांधी जी ने अपनी जिंदगी में कभी टोपी नहीं लगाई, कभी उन्होंने अपनी जिंदगी में टोपी नहीं लगाई। एक भी फोटो आप गांधी जी की टोपी के साथ नहीं पाओगे, बट गांधी टोपी पूरे दुनिया में मशहूर। आज भी हिंदुस्तान में कोई भी प्रोटेस्ट या कोई भी शांति का काम होता है, गांधी टोपी लगा के किया है। ये गांधी जी के व्यक्तित्व की ताकत। तीसरी बात मैं आपको गांधी जी के बारे में बताऊंगा। गांधी जी ने अहिंसा का बहुत मजबूती से पालन किया, जोर शोर से पालन किया। इवन जलियांवाला बाग कांड में उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। उन्होंने भगत सिंह की फांसी के लिए ये कह के चिट्ठी लिखने से मना कर दिया कि वो अहिंसा के समूल खिलाफ, वो अहिंसा के 100% समर्थन में है, हिंसा के समूल खिलाफ, और भगत सिंह को फांसी हो गई। लेकिन वही गांधी जी 9 अगस्त 1942 को नारा देते हैं, जिसको अगस्त क्रांति बोला जाता है। नारा क्या होता है? डू और डाई, करो या मरो। मतलब गांधी जी का अहिंसा बुज़दिल नहीं था, गांधी जी का हिंसा, गांधी जी का अहिंसा नपुंसक नहीं था। गांधी जी बोलते थे अहिंसा उन लोगों का हथियार है जो बहुत मजबूत हैं, जो किसी भी दमन के खिलाफ, किसी भी अत्याचार के खिलाफ खड़े हो सकते। और गांधी जी का अहिंसा एक बहुत मजबूत था, क्योंकि अंग्रेज क्या करते थे, जब राष्ट्रवादी लोग बम फोड़ते थे, किसी अंग्रेज को मारते थे, तो वो लोग गांव के लोगों को, नगर के सामान्य लोगों को मारते थे, उनकी औरतों को उठाने जाते थे, घर जलाते थे। उसका एक ही रामबाण था, गांधी जी की अहिंसा। लेकिन अभी सवाल उठता है कि गांधी जी ने 9 अगस्त 1942 को अहिंसा छोड़ क्यों दी? गांधी जी ने ये क्यों बोला डू एंड डाई, अंग्रेजों भारत छोड़ो? जब मैं ये बोलता हूँ अंग्रेजों भारत छोड़ो, उसी समय एक वाकया और मुझे याद आता है। उस समय की कांग्रेस ने इसका विरोध किया था। कांग्रेस ने बोला ये सही समय नहीं है बापू, ये सही समय नहीं है कि आप बोलो अंग्रेजों भारत छोड़ो, हमें अंग्रेजों का साथ देना चाहिए। बापू ने कांग्रेस को समझाने की कोशिश की। जब कांग्रेस इस बात में तैयार नहीं हुई, तो बापू का एक बहुत प्रसिद्ध वाक्य आया। क्या था वो प्रसिद्ध वाक्य? बापू का प्रसिद्ध वाक्य था, ऐसी कांग्रेस में साबरमती की रेत से बना दूंगा। हे कांग्रेस सुन, सुन कांग्रेस, ऐसी कांग्रेस में साबरमती के रेत से बना दूंगा। अगर तुम लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया, अगर तुम लोगों ने अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए आंदोलन नहीं किया, अगर तुम लोग अंग्रेजों का साथ दिए, तो सुनो कांग्रेस, सुनो कांग्रेस वालों, ऐसी कांग्रेस मैं खत्म कर दूंगा और मैं साबरमती की रेत से ऐसे 100 कांग्रेस बनाऊंगा। ये बापू की ताकत थी, ये बापू की ताकत। इसके बाद कांग्रेस डर गई और उन्होंने बापू का भारत छोड़ो आंदोलन में पूरा साथ दिया। बट बापू यही नहीं रुके। बापू ने मरने से पहले बहुत साफ साफ कहा, कांग्रेस का काम खत्म, अब कांग्रेस का कोई काम नहीं है, कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए। और जितने राष्ट्रवादी नेता हैं जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया है, उनको अलग अलग पार्टी बनाना चाहिए, जिससे सबको इक्वल प्लेटफॉर्म मिले। लोकतंत्र में जो सबसे बड़ी बात होती है, सबको एक इक्वल प्लेटफॉर्म दिया जाए। और बापू ने ये बात बहुत मजबूती से कहा। लेकिन बापू नेहरू जी के प्रेम में, बापू जी ने नेहरू जी के प्रेम में एक गलती और की, क्योंकि अगर बापू दिल से चाहते थे, बापू दृढ़ शक्ति से चाहते थे, तो कांग्रेस वहीं खत्म हो गई थी। और अगर कांग्रेस खत्म हो जाती, तो जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, सरदार पटेल, बाबा साहब अम्बेडकर, ये सारे नेता लगभग एक स्तर के होते, और कौन प्रधानमंत्री बनता वो देश के लिए, देश के द्वारा डिसाइड किए हुए लोगों द्वारा होता। नेहरू जी ने पहला चुनाव कब लड़ा? नेहरू जी ने चुनाव लड़ने से पहले वो प्रधानमंत्री थे। नेहरू जी ने बाबा साहब अम्बेडकर को 2 बार चुनाव में हराया, 2 बार चुनाव में हराया, और बाबा साहब की बेइज्जती करने के लिए उन्होंने उनके पीए से उनको चुनाव में हरवाया। और उस समय तो कोई जहाज नहीं होते थे, इतनी ट्रेनें नहीं थी। नेहरू जी उसके बाद भी 4 से 5 बार प्रचार करने आए बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ, और इंश्योर किया कि बाबा साहब चुनाव हारे। इसमें बात विवाद हो सकता है, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें भारत के इतिहास से छिपाई गई हैं। ये छोटी छोटी चीजें भारत के इतिहास से छिपाई गई हैं। और जो भी आज भी विपक्ष का नेता है, विपक्ष के नेता को आज भी मालूम नहीं है
क्योंकि ज्यादातर लोग किताब पढ़ते नहीं है, ज्यादातर लोग इतिहास पढ़ते नहीं है। आज भी लोगों को मालूम नहीं है कि बाबा साहब, इवन 99% बाबा साहब के फॉलोअर को मालूम नहीं है बाबा साहब ने क्या बोला था। इकोनॉमिक्स पढ़ो, पॉलिटिकल साइंस पढ़ो और लॉ पढ़ो। आज भी मैं बहुत सारे दलित लीडर से मिलता हूँ, बहुत सारे बाकी पार्टियों के लीडर से मिलता हूँ, वो हार्डली कोई नेता को इकोनॉमिक्स आता है, हार्डली किसी नेता को इकोनॉमिक्स आता है, हार्डली किसी नेता को पॉलिटिकल साइंस आता है। मैक्सिमम नेता अब बाई एक्सपीरियंस बने हैं, ना उन्होंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है, ना उन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ा। इसका ही एक बड़ा रीजन है, जो गांधी जी स्वराज लाना चाहते थे, जो गांधी जी राम राज लाना चाहते थे, उसका पर्पस था कि राम राज में सारे जो एडमिनिस्ट्रेटर होंगे, शासक होंगे, वो पढ़े लिखे होंगे, वो जनता की बात को समझेंगे। आज हम 75 साल बाद जहाँ खड़े हैं, ये समय है, हम कुछ ब्यूरोक्रेट्स के चंगुल में हैं, कुछ एक्सपर्ट्स के चंगुल में हैं। इसीलिए आमतौर पे लोग हमें मिल जाते हैं ये कहते हुए कि अंग्रेजों का राज बेहतर था, अंग्रेजों का राज बेहतर था, ऐसा कहते हुए लोग मिल जाते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं कि 75 साल की जो हमारा लोकतंत्र है उस पे हमारे मुंह पे कालिक लग जाती है। आज भी आपको मिलेगा जहाँ पे 10-10 साल केस चल रहे हैं, 10 साल से 15 साल केस चल रहे हैं, 8-8 साल बाद लोग बाइज्जत बरी हो रहे हैं। क्या मतलब इस आजादी का? क्या बापू, क्या हेडगेवर जी, सावरकर जी इस आजादी के लिए लड़े थे? क्या सावरकर जी ने 12 साल काला पानी के साथ अंडमान निकोबार में इस आजादी के लिए लड़ा था? नहीं, हरगिज नहीं। और तब तो नहीं कर पाए थे। मैं फिर बोलूंगा, जो पुराने कांग्रेसी हैं, जिनका कांग्रेस की विचारधारा में विश्वास है, उनको इकट्ठा होकर कांग्रेस को खत्म करना चाहिए। नए राजनीतिक दल का गठन होना चाहिए और उस राजनीतिक दल में जितने रीजनल नेता हैं, ममता बनर्जी हैं, उद्धव ठाकरे हैं, स्टालिन हैं, जगन रेड्डी हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं, ये सारे नेताओं को इकट्ठा करके एक मजबूत अपोजिशन बनना चाहिए। और वो अपोजिशन भाई नरेंद्र भाई मोदी को मजबूत करेगा, वो अपोजिशन भारत के संस्कृत को मजबूत करेगा। और उस अपोजिशन में ये जो छोटे मोटे नेता हैं, जो जाति के नाम पे, मुसलमान के नाम पे राजनीति करते हैं, उनका एबॉर्शन हो जाएगा, उनको कोई पूछने वाला नहीं बचने वाला। और आपको पढ़े लिखे लोगों का, इंडस्ट्रियलिस्ट का, इंडस्ट्री जो रोजगार देते हैं सबको, उसका एक बड़ा पार्टिसिपेशन मिलेगा। और आप देख सकते हैं ऐसा पार्टिसिपेशन चाइना में है, आप देख सकते हैं ऐसा पार्टिसिपेशन नीदरलैंड में है, आप देख सकते हैं ऐसा पार्टिसिपेशन फ्रांस में है, आप देख सकते हैं ऐसा पार्टिसिपेशन यूएसए में, अमेरिका में। हम क्यों नहीं कर पाए पार्टिसिपेशन? एक फेक नैरेटिव बनाया जाता है। पिछले लोकसभा चुनाव में संविधान खतरे में है। ये फेक नैरेटिव इसलिए बन गया क्योंकि जो पब्लिक है, पब्लिक को मालूम ही नहीं संविधान कहाँ है, किसने लिखा, संविधान का क्या रूल है, पब्लिक को मालूम ही नहीं है। बीएमसी वाला आएगा, धमकाएगा, मैंने 5 लाख का लोन लिया है, 5 लाख के लोन के लिए मैं या एनबीएफसी या पद पे ली, किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता। ये 75 साल बाद की बात मैं आपको बता रहा हूँ। 75 साल बाद एक आम नागरिक, चाहे महाराष्ट्र में, कर्नाटक में हो, हिमाचल प्रदेश में हो, उसके किसी भी अधिकार को कोई भी सरकारी अधिकारी रिस्पेक्ट नहीं करता है। ना बैंक वाला रिस्पेक्ट करता है, ना बीएमसी रिस्पेक्ट करता है। और इन मुद्दों पे देश में खुली चर्चा होनी चाहिए। अगर इस बात के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने आंदोलन किया, इस बात के लिए बाल गंगाधर तिलक ने आंदोलन किया, और अगर इस बात के लिए महात्मा गांधी ने आंदोलन किया, तो 150 करोड़ भारतीयों को 150 करोड़ भारतीयों को छला गया है। और जो भारतीय कहता है अंग्रेजों का राज अच्छा है, हमें उसके पास जाना पड़ेगा, उसको करेक्ट करना पड़ेगा। नहीं तो वो दिन दूर नहीं है जब आपका लोकतंत्र चुनाव के लिए नहीं, वास्तव में खतरे में होगा। और ये बातें मैं जो आपको बता रहा हूँ, सोचिएगा ध्यान से, फुर्सत में सोचिएगा पेन और कलम लेके, और इसमें देखिएगा कि क्या सत्य है और क्या असत्य है। फिर मुझे कमेंट से बताइएगा। इस पे एक बार वापस हम विस्तृत चर्चा करेंगे। बट गांधी जी का कद इतना बड़ा था और गांधी जी का कद आज भी इतना बड़ा है। गांधी जी ने कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा, गांधी जी ने कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा। मैं फिर रिपीट करता हूँ, गांधी जी किसी भी लाभ के पद पे नहीं थे, बट गांधी जी की मृत्यु के बाद उनको राजघाट में दफनाया गया। हिंदुस्तान में एक ही आदमी है जिसके लिए राजघाट बना, बाकी किसी के लिए शक्ति घाट बना, किसी के लिए किसान घाट बना, बट बिना राजा होते हुए, बिना प्रधानमंत्री राष्ट्रपति होते हुए महात्मा गांधी के लिए राजघाट। ये ताकत है महात्मा गांधी की। लेकिन आज हमारे यूथ की, हमारे नेताओं की जिम्मेदारी नहीं है, विशेषकर महिलाओं की जिम्मेदारी नहीं है कि 20 रुपए खर्च करके कॉन्स्टिट्यूशन ले। मराठी में आता है, गुजराती में आता है, आंध्रा में आता है, तमिल में आता है, तेलुगु में आता है। एक बार संविधान को पढ़े, 2 महीने में पढ़ पाएंगे, 3 महीने में पढ़ पाएंगे, 2-3 बार पढ़ोगे आपको आपका संविधान याद हो जाएगा। वो संविधान याद होने के बाद एटलीस्ट आपको आपके अधिकार तो पता रहेंगे।
अधिकार पता है तब आपको पता चलेगा कि कैसे सरकारें, कैसे सरकारी अधिकारी, कैसे बैंक वाले आपके अधिकारों को मान रहे हैं। अभी आपको आपका अधिकार ही नहीं मालूम है। मैं पिछले 4 सालों में हजारों लोगों से मिला, लोगों को यही नहीं मालूम है कि उनको पढ़ने का अधिकार है, लोगों को यही नहीं मालूम है कि उनको बोलने का अधिकार है। इसकी वजह से या तो वो बोलेंगे तो गद्दा बोलेंगे, इलीगल बोलेंगे, और या तो बोलेंगे ही। वो अपनी नियत मान बैठे हैं। तो गांधी जी को सम्मान देते हुए, भारत के संविधान को सम्मान देते हुए आप इस पे सीरियसली विचार करें, ध्यान से विचार करें और हमें कमेंट करें। जय भारत, जय सनातन।